आज का हमारा टॉपिक है बैंक द्वारा साख निर्माण का कार्य। इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द तो है बैंक और दूसरा शब्द है साख। बैंक शब्द से आप सभी परिचित हैं और दूसरा शब्द जो है साख। तो साख का शाब्दिक अर्थ है विश्वास करना, ऋण देना या और प्रतिष्ठा, या फिर हम इसको अनेक नामों से भी जाना जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बैंक द्वारा साख निर्माण, तो इसको बैंक से जोड़ना अनिवार्य है। तो यहाँ हम कहेंगे कि जनता की जमाओं के द्वारा या जमाओं द्वारा जनता को जो साख प्रदान करना होता है वो बैंक का एक आधारभूत काम होता है। तो बैंक अपनी जो प्राप्त जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत जो है नकद के रूप में रखकर और जो शेष जो धनराशि होती है उसे ऋण के रूप में पुनः जनता को वितरित कर देती है और इसे ही सामान्य शब्दों में साख कहा जाता है। अब साख जो है अलग अलग रूप में साख शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि व्यक्ति की साख बहुत अच्छी है, या ये भी कहा जा सकता है कि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसकी साख बहुत अच्छी है। तो अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है, परंतु हम यहाँ पर जो जान रहे हैं वो बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया को जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साख के बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने साख को अपनी भाषा में प्रयुक्त किया। जैसे कि प्रोफेसर जेवेंस ने बताया कि साख का अभिप्राय केवल विश्वास से होता है। फिर प्रोफेसर टॉम्स के अनुसार जो है उन्होंने ये बताया कि साख शब्द से किसी व्यक्ति की उसकी शोधन क्षमता तथा उसकी देनदारी का बोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति पर विश्वास करके उसे मुद्रा, वस्तु या अन्य कई बहुमूल्य पदार्थ जो है सौंपे जा सकते हैं ना। तो अलग अलग अर्थों में साख को बताया यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं कि साख ऐसा कार्य है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मनी इस विश्वास पर प्रदान करता है कि वह उसे निश्चित समय बाद लौटा देगा। इस क्रिया में ऋणदाता और ऋण का संबंध स्थापित होता है। तो ये तो हुआ एक साख। अब जानते हैं कि साख की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो साख की विशेषता उसके द्वारा प्रयुक्त अर्थ पर निर्भर की जाती है और यह विशेषता अथवा आवश्यक तत्व व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं ना। तो इसकी विशेषता जो होती है, सबसे पहली विशेषता होगी कैपेसिटी टू रिपे, भुगतान करने की क्षमता क्या होगी। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कि उधार देने वाला व्यक्ति उधार लेने वाले व्यक्ति को तभी ऋण देता है जबकि उसको ये पता हो कि ये वापस मुझे इसको रीपे कर देगा, है ना। तो सबसे पहली इसकी विशेषता है कैपेसिटी ऑफ रीपे। दूसरा कॉन्फिडेंस। साख का प्रमुख आधार जो है वो विश्वास है। ऋणदाता को जब ऋण लेने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में पता होता है, संपत्ति या चरित्र के बारे में विश्वास होता है, तो उसको उधार देने का विचार कर सकता है। फिर दूसरा आता है कैपिटल और प्रॉपर्टी। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उधार देते समय ऋणदाता उस व्यक्ति की पूंजी और संपत्ति पर विचार करता है, तो पर्याप्त पूंजी संपत्ति होने पर ही व्यक्ति को उधार दी जाने वाली राशि अधिक भी हो सकती है ना। तो पूंजी और संपत्ति बहुत मायने रखती है साख के लिए। फिर आता है पीरियड ऑफ क्रेडिट की साख की अवधि बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि दीर्घकाल में किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। इस कारण जोखिम की मांग अधिक होती है, अतः अल्पकालीन साख और दीर्घकालीन साख की अपेक्षा अधिक होती है। फिर एक कैरेक्टर होता है इकोनॉमिक कैरेक्टर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल कैरेक्टर है इसका। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था समय पर भुगतान करती है तो उसकी साख अच्छी होती है और उसे कोई भी लोन लेने में कठिनाई नहीं होती है। परंतु उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो कोई भी उसको लोन देना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो मैंने कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं हमारे साख की। अब जानते हैं कि बैंक द्वारा साख निर्माण किस तरह से किया जाता है, क्या इसका मेथड होता है ना।
तो हमें पता है कि आधुनिक युग में बैंक का प्रमुख काम जो है वो है साख का सृजन करना। तो यहाँ पर बैंक केवल ये कहा गया है कि बैंक केवल मुद्रा का व्यापारी ही नहीं होता है, बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा का निर्माता भी होता है। क्योंकि व्यापारिक बैंक मुद्रा के लेन देन के साथ साथ साख का निर्माण का कार्य भी करते हैं, जबकि गैर बैंकिंग ऐसा काम नहीं करते हैं। और बैंक की साख सृजन करने की प्रक्रिया है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो होता है इसमें नोट निर्गमन द्वारा जो है क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है। तो नोट निर्गमन करते समय जो है 100% धात्विक कोष न रखना साख सृजन का ही रूप है। पहले तो कागजी नोट निर्गमन करने के पीछे 100% जो है धात्विक कोष रखा जाता था, लेकिन अब कागजी मुद्रा के निर्गमन के पीछे 100% धात्विक कोष रखने की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल सभी राष्ट्रों में नोट निर्गमन का कार्य जो है केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, और केंद्रीय बैंक एक निश्चित मात्रा में धात्विक कोष रखकर ये जो है पेपर मनी जितनी चाहे उतनी मात्रा में निर्गमित कर देते हैं। और बिना धात्विक कोष की आड़ में जो पेपर मनी का चलन केंद्रीय बैंक की साख के आधार पर ही होता है, इसलिए केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण किया जाता है। अब ये तो पहला पॉइंट आया कि नोट निर्गमन द्वारा साख का सृजन किया जाता है, वो भी सेंट्रल बैंक द्वारा। फिर दूसरा इसमें आता है कि नकद जमा और साख जमा द्वारा साख का सृजन किया जाता है। अब नकद जमा और साख जमा से किस तरह के, ये दो अलग अलग पॉइंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जानते हैं कि कैश डिपॉजिट द्वारा किस तरह से साख का निर्माण होता है। तो जो कैश डिपॉजिट या हमारी प्राइमरी डिपॉजिट होती हैं वह जमाएं हैं जो कि हमारे डिपॉजिटर बैंक के पास कैश के रूप में जमा कराते हैं। अब ये कैश जो होता है, नकद जमा एक कैश डिपॉजिट होती है, बैंक अपने पास बेकार पड़े नहीं रखती है। अब ये क्या करती है कि इनको स्वीकार तो कर लेती है, परंतु ये क्या करती हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, जो व्यापारी होते हैं या अन्य लोगों को इनको लोन के रूप में दे देती है। तो ये नकद जमा ही वास्तव में क्रेडिट क्रिएशन का आधार बनती है। अब दूसरा है कि साख जमा या व्युत्पन्न जमाएं। अब क्रेडिट डिपॉजिटर या ड्राइव डिपॉजिटर से तात्पर्य उन डिपॉजिट से है जो कि बैंक अपने ऋणी को ऋण देते समय उसके खाते में जमा करता है, और ऋणी अपनी इच्छा अनुसार इसमें से धन निकाल सकता है, और इसे ही साख जमा कहते हैं। साख जमा का जन्म नकद जमाओं द्वारा ही होता है, अतः साख जमाओं को व्युत्पन्न जमा या ऋण जमा भी कहते हैं। तो ये तो हुआ कि साख जमा या व्युत्पन्न जमाओं द्वारा किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन किया जाता है। अब इसी को आगे डिटेल में पढ़ें तो साख जमा से ही साख का निर्माण होता है, और इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर कि ऋण जमा की संतान है और जमा ऋण की संतान है, क्योंकि बैंक का साख सृजन करते समय व्युत्पन्न जमाओं द्वारा अधिक साख का सृजन होता है। इस व्युत्पन्न जमा का कुछ प्रतिशत भाग नकद रूप में रखकर बैंक पुनः क्या करती है, लोन दे देती है, और यह प्रोसेस तब तक चलाती रहती है जब तक कि हमारी व्युत्पन्न डिपॉजिट की राशि शून्य नहीं हो जाती है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि ऋण जमा का सृजन करते हैं और जमाएं ऋण का सृजन करती है ना। तो ये तो हुआ एक पॉइंट कि ये पॉइंट हुआ कि किस तरह से नकद जमा और प्रारंभिक जमाएं या नकद जमा और साख जमा द्वारा साख का निर्माण होता है। तो ये तो मैंने प्रोसेस बताया है कि किस तरह से बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन करता है। अब इसके मेथड और भी हैं, और इसमें जो मल्टीपल क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी आता है, और इस मल्टीपल प्रोसेस में एक मैथमेटिक फॉर्मूला आता है कि इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट इज
इक्वल्स टू ए अपॉन आर। तो इसमें ए जो है वो तो प्रारंभिक जमा है और आर जो हमारा रिज़र्व रेशियो है ना। तो एक छोटा सा है जो कि पूछ लिया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बस क्रेडिट क्रिएशन में इतना ही है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कि हम कि साख निर्माण की लिमिटेशंस क्या हैं, तो इसको अगले लेक्चर में हम देखेंगे।